अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्लास 9 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को हम इंशाल्लाह कंसेप्चुअली समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, ए 30 kg ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें गिवन है कि ए 30 kg ऑब्जेक्ट सपोर्टेड फ्रॉम रूप दैट टेंशन इन द रूप इज़ इक्वल टू इट्स वेट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़। कह रहा है कि हमारे पास मेरे पास एक रूप है, यहाँ पे एक वेट को उसने हैंग किया है और वो वेट है 30 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेट 30 kg है, तो यहाँ पे उसने वो एक रस्सी के साथ बांधा है। कह रहा है कि अगर ये जो टेंशन है रूप में यहाँ पे रस्सी में, कह रहा है कि अगर वो इसके वेट के बराबर हो तो आप बता दें कि इसका वेट कितना होगा। तो हमें पता है, हमें फार्मूले का पता है कि वेट हमारे पास बराबर है मास मल्टीप्लाई बाई जी। जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास हमें पता है कि जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास उसने हमें खुद दिया है, वो है हमारे पास 30। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब होगा 294। ये हमारे पास 294 न्यूटन जो है, ये आपके पास आंसर होगा। आप खुद कैलकुलेट कर ले अभी, तो आपके पास यही जवाब आएगा, यही आंसर होगा आपके पास। ये है हमारे पास क्या करेक्ट आंसर जो हमारे पास है, वो 294 न्यूटन है। आप वेट को इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। यानी पहले एमसीक्यू में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हमारे पास 294 न्यूटन। दूसरा एमसीक्यू है कि द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम। हमें उसने मास दिया है वो है 0.5 किलोग्राम, उसने एक्सेलरेशन दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि अभी फोर्स कितना हमें लगाना पड़ेगा कि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करें एक 0.5 kg के मास के बॉल में। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला सिंपली लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला है कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। उसने मास दिया है वो है 0.5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दिया है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0.5 किलोग्राम और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इनको ज़रब कर ले, यानी मल्टीप्लाई कर ले, तो जवाब आएगा 5, और यहाँ से हमारे पास यूनिट होगी न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट जो है वो आपके पास न्यूटन आएगी, और आंसर जो है वो है 5। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 5 न्यूटन। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे कह रहा है कि एमसीक्यू नंबर 3 है कि अ बॉल ए कोलाइड विद बॉल बी विच इज़ एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि ये मेरे पास बॉल ए है, ये मेरे पास बॉल बी है, यानी ये बॉल ए है, ये मेरे पास जो बॉल है ये बॉल बी है। बॉल बी जो है ये पहले रेस्ट पे थी, यानी ये इनिशियली रेस्ट में है, और बॉल ए जो है ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो लाजमी बात है कि बॉल ए में मोशन होगी, यानी बॉल ए मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे सारी कंडीशन जो है, 3 कंडीशन हमारे पास पॉसिबल हैं, चौथा कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं कि कौन सा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। बॉल ए कम टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट मूविंग। पहला कंडीशन तो वो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि बॉल ए जो है ये रेस्ट पे आ जाए और ये बॉल बी जो है ये मोशन में आ जाए। तो ये कंडीशन जो है ये हमारे पास पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसलिए है कि बॉल ए जो है अगर वो छोटे साइज़ का हो, अगर उसका वेट कम है और बॉल बी का वेट ज़्यादा है, तो लाजमी बात है कि बॉल ए जो है ये रेस्ट पे आ जाएगी और बॉल बी जो है वो मूव करना शुरू करेगी। यानी बॉल ए जो है वो अगर ऐसी मतलब मिसाल के तौर पर दोनों का वेट सेम है, लेट सपोज दोनों 5 किलोग्राम का है, तो बॉल ए जब मूव करेगा, बॉल बी को स्ट्राइक करेगा, तो बॉल ए रेस्ट पे आ जाएगा और बॉल बी मूव करेगा। अगर आप लोगों ने कभी स्नोकर खेला है तो स्नोकर में जब वो एक बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दूसरे से मारते हैं, तो जो वाइट बॉल होता है वो रेस्ट पे आ जाता है, जो दूसरा बॉल होता है वो मूव करता है। दूसरा ऑप्शन है कि बोथ बॉल मूव इन सेम डायरेक्शन। ये भी पॉसिबल है, अगर बॉल ए और बॉल बी जो है
ये एक दूसरे को स्ट्राइक करें तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करें? तो जवाब है बिल्कुल ये पॉसिबल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब बॉल ए जो है उसकी वेट ज़्यादा हो बॉल बी से, तो बॉल बी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी और बॉल ए भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बोथ बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, बिल्कुल ये मूव कर सकते हैं। अगर बॉल बी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है बॉल ए से, तो बॉल बी अपने डायरेक्शन में जाएगा और बॉल ए जो है ये वापस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये जो ऑप्शन है हमारे पास, बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, के दोनों बॉल ही रेस्ट पे आ जाए, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी सारे कंडीशन पॉसिबल हैं सिवाय एक कंडीशन के, और वो कंडीशन है हमारे पास कि बोथ बॉल रेस्ट पे आ जाएं। आगे है व्हाट इज़ द मास ऑफ ए कार दैट इज़ ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास वेलोसिटी है, और यहाँ पे W से मुराद वेस्ट है। एंड द मोमेंटम इज़ 220,000 या 22,000 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। यहाँ पे उसने मोमेंटम दिया है और वेलोसिटी दी है। बहुत ज़रा सिंपल है, आप लोग फार्मूला लगा ले, P मोमेंटम इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई V। तो मुझे कहा है कि आप क्या मालूम करके दे दें, मास ऑफ द कार। यहाँ पे P उसने दिया है वो है 22,000, और यहाँ पे उसने मुझे M मुझसे मांगा है। वेलोसिटी भी उसने दी है वो है 20, कितनी है 20, दोनों साइड पे 20 को डिवाइड कर दे, यहाँ पे भी यहाँ पे 20 कैंसल, इस साइड पे हमारे पास 0 के साथ 0 कैंसल, तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 1 1 और 00, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1100 या 1100। तो आप लोग देख ले कहीं पे 1100 का वो जो ऑप्शन है वो मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं डी ऑप्शन में 1100 किलोग्राम का ऑप्शन मौजूद है, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1100 किलोग्राम। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू द मून शुड हैव। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले अर्थ पे थी, अभी उसको हम मून पे ले गए, तो उसमें इनमें क्या क्या जो है वेट और मास में वो चेंज कौन कौन से क्या चेंज होगा और क्या सेम टू सेम होगा। तो हमें एक कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये अगर आप लोगों के पास है तो आप इसलिए MCQs को पिक कर सकते हैं। एक बात आप लोग याद रख ले कि जो मास है, मास वो कहीं पे चेंज नहीं होगी, वो दोनों में सेम होगी, क्योंकि मास जो है वो शो करेगा क्वांटिटी को। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है, जिस चीज़ से वो बना है, जो मैटर है उसके, जो जिस मैटर से ये बना है वो चेंज नहीं होगी। तो जब मैटर चेंज नहीं होगी तो मास भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लेस मास और लेस मास, ये ऑप्शन में इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मास चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर आप किस तरह लेस मास लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है वेट। जिस तरह हमने अभी फार्मूला पढ़ा, मैंने अभी आप लोगों के सामने एक फार्मूला लिखा, W इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई G। वेट जो है वो G पे डिपेंड करता है। G की वैल्यू अर्थ पे ज़्यादा है लेकिन G की वैल्यू मास में कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थ में उसकी वेट ज़्यादा होगी और मास में उसकी वेट कम होगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर वेट। मास तो सेम है लेकिन वेट जो है वेट वो G चूँकि मून पे कम है अर्थ के मुकाबले में, तो इसलिए वहाँ पे फिर वेट भी कम होनी चाहिए, लेकिन इसने लगाया है मोर वेट। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? सेम मास लेस वेट। यानी जब आप उसी ऑब्जेक्ट को मून पे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे उसकी मास तो सेम होगी लेकिन वेट जो है वो उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, आप कंसेप्ट को पिक कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। फिर हमें क्या है कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में दोनों फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक और काइनेटिक, उसको आप कंपेयर करते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, आप खुद देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू जिसको हम कहते हैं, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज़। हमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और उसने कुछ चीज़ें दी हैं, मास दिया है और इस तरह उसने वेलोसिटी दी है, सर्कल का रेडियस दिया है। हमें पता है कि F सेंट्रीपिटल इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। तो इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। m की वैल्यू 1 है,
m की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई v की जो वैल्यू है वो है 6। तो यहाँ पे 6 का मैं स्क्वायर लूँगा क्योंकि mv स्क्वायर फार्मूले में v के ऊपर स्क्वायर है, तो 6 के जब मैं स्क्वायर लूँगा तो वो 36 हो जाएगा। r जो है वो 3 है, तो मैं डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ, तो 3 एकम 3 और 12 3 36, तो मेरे पास जवाब आएगा 12 यानी 12 जिसको मैं कह रहा हूँ 12। तो करेक्ट ऑप्शन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और आगे हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू MA। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अभी मुझे फोर्स का पता चल गया, तो F इज़ इक्वल टू MA। तो यहाँ पे आप M पे डिवाइड कर दे फोर्स को, तो M पे जब आप डिवाइड करेंगे मास कितना है 1, तो जब आप 1 पे इसको डिवाइड करेंगे 1 पे तो वही जवाब आएगा, इसलिए जवाब जो है ये वही 12 मीटर पर सेकंड है। सही है, जवाब यही 12 मीटर पर सेकंड है। आप इसी फार्मूले से भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। आप इसी फार्मूले से भी कर सकते हैं। आप पहले f मालूम करें फिर एक्सेलरेशन मालूम करें, या आप डायरेक्टली इसी फार्मूले से करें, दोनों से जवाब ठीक आएगा। v स्क्वायर से 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई r जो है हमारे पास वो है 3 मीटर। जब हमारे पास दोबारा जवाब वही 12 आएगा। 8 नंबर MCQ को देख ले। हाउ मेनी टाइम्स सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज़ डबल। हमें कह रहा है कि अगर मैं मास को डबल कर दूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि FC जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो अगर आपको m को डबल करोगे तो फोर्स सिंपल डबल होगा। हाँ, अगर वेलोसिटी को आप डबल करोगे चूँकि वहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर है तो फिर फोर्स 4 टाइम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि अगर मैं मास को इंक्रीज़ करूँगा तो जो यूनिफॉर्म स्पीड तो जो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी सिर्फ डबल हो जाएगा, बजाय इसके कि 4 टाइम हो जाए। वेलोसिटी के साथ इसका 4 टाइम रिलेशन है, मीन स्क्वायर का रिलेशन है, तो वहाँ पे फिर 4 टाइम बढ़ेगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन एक्ट ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का काम करता है। आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पहले से चैप्टर में पढ़ा है कि जो टेंशन है वो अगर आप स्ट्रिंग के साथ किसी चीज़ को बांधेंगे तो टेंशन जो है स्ट्रिंग का वो सेंट्रीपिटल का काम करेगा। रोड पे जो फ्रिक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है, चूँकि वो मून को मतलब सेंट्रीपिटल मून के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो ऑल ऑफ दिस जो है ये सारे जितने भी हैं सारे सेंट्रीपिटल फोर्स के काम करते हैं, इसलिए सारे जो हैं ये एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन को मैंने ठीक कर दिया। आप इन्हीं MCQs को एक बार देख सकते हैं। ये आपके MCQs हो गए। कुछ MCQs और भी रह गए हैं इसी चैप्टर के, ये तो हमने अभी कर दिए। 1 मिनट जी। ये वाले MCQs जो हैं ये 2 MCQs हैं मेरे ख्याल में। हाँ, ये चैप्टर नंबर 3 के 2 MCQs हैं डायनामिक चैप्टर के। एन एम्प्टी सूटकेस इज़ प्लेस इन द मिडल ऑफ द बस। तो कह रहे एक एम्प्टी सूटकेस है हमने बस के मिडल में छोड़ दिया ऑन इट्स फ्लोर ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड। वो बस हाई स्पीड पे जा रहा है। व्हेन द बस ब्रेक सडनली द सूटकेस स्लाइड। तो अगर वो बस जो है वो सडन ब्रेक मारेगा तो सूटकेस को क्या होगा। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस अगर आप हल करोगे तो आप बताओगे कि सूटकेस फॉरवर्ड जाएगा, और अगर आप उसके मुताबिक हल करेंगे इनर्शिया के मुताबिक तो भी सूटकेस फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि वो जो बस था वो पहले बहुत हाई स्पीड के साथ फॉरवर्ड जा रहा था। अब जब अचानक वो रुकेगा तो वो जो सूटकेस है वो तो फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए वो फॉरवर्ड स्लाइड हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 11 देख ले। इन न्यूटन थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये तो इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और वो टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। क्योंकि एक्शन जो है वो किसी एक बॉडी पे और रिएक्शन जो है वो किसी दूसरी बॉडी पे कर रहा होता है, इसलिए वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इंशाल्लाह MCQ के एंड पे ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर लें। और अगर कोई सवाल है, कोई टॉपिक है आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो
आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ा दूँ, आप लोग उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। थैंक यू सो मच।